Thank you for joining. Thank you so much for joining. मैं निरुपमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं। एक मुलाकात उम्मीद के साथ। नमस्कार, प्रणाम सर। प्रणाम 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 प्रणाम। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। थोड़ा सा सब इसको जी ये फ्रेम ठीक है। जी, सब बिल्कुल ठीक है सर, एकदम। बिल्कुल। आपकी आवाज भी बिल्कुल ठीक है। जी सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में धन्यवाद जिसका नाम है धन्यवाद एक मुलाकात उम्मीद के साथ। तो आज हम धन्यवाद। सब के लिए उम्मीद बनकर आए हैं आदरणीय अखिलेंद्र मिश्रा सर। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे इस सेशन में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप से कुछ हम सुनना चाहेंगे, फिर हमारे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो अगर आप पहले कुछ बोलना चाहें तो सर आपका स्वागत है। कुछ भी सर, एक शुरुआत के लिए बस। मैं भगवान भोलेनाथ का आह्वान करता हूँ, अपने इष्ट का। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गलयवलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवा शिवा। हाँ वाह सर, क्या बात सर, जय हो सर। ओम नमः शिवाय सर। ओम तो नमः शिवाय। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी सुंदर रचना किताब जिसका नाम है अखिलामृतम। तो ये किताब जब मैंने पढ़ी सर, तो सर हर एक कविता जो आपने लिखी है वो अपने आप में कुछ खास है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कविता अच्छी है या ये, तो हर कविता कुछ ना कुछ कहती है सर, एक संदेश है उसके अंदर छुपा हुआ। तो सर सबसे पहले सर जो मेरा सवाल है सर, ये कैसे मन में आया आपके कि हमें एक किताब लिखनी है? और उसके बाद सच में एक पहले एक विचार आपके मन में आया होगा, फिर ये किताब आपने लिखी और इतने सुंदर तरीके से, तो ये कैसे हुई इसकी शुरुआत सर? नहीं, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं लिखूंगा, जी क्योंकि लिखने के लिए चित्त का एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। तो हम कभी शूटिंग में हैं, कभी रिहर्सल में हैं, कभी नाटक कर रहे हैं, कभी फिल्म कर रहे हैं, कभी टीवी कर रहे हैं, उसी में हम व्यस्त हैं। तो जी लिखना तो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि लिखने के लिए जब तक आप शांत बैठेंगे नहीं, चित्त को एकाग्र नहीं करेंगे, तब तक आप लिख नहीं सकते। लेकिन चूंकि कोरोना काल में बहुत समय मिला हमें, और परिवार के साथ हमने समय दिया, बच्चों के साथ दिया। उसके बाद मेरा समय शुरू होता था रात को 10 बजे के बाद मेरा शुरू होता था। और चूंकि अध्ययन करने का मुझे पहले से मेरी आदत रही है, स्वाध्याय करने की, तो वो मैं करता रहता था। साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ, जबकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा। और साहित्य से जुड़ा रहा हूँ, कविता पढ़ने का, कहानियां पढ़ने का, ये आदत थी मेरी। जी और उन दिनों चूंकि लॉकडाउन बहुत लंबा हो गया, तो अध्ययन चल ही रहा था, उसी में वेबिनार शुरू हो गए मेरे, अलग अलग विषयों पे, साहित्य पे, सिनेमा पे, रंगमंच पे, भाषा पे, अभिनय पे। तो इस तरह की बहुत कुछ, यूजीसी के लिए मैंने कुछ 10 वेबिनार किए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए। तो और अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग विश्वविद्यालय, अलग महाविद्यालय, नाट्य संस्थाएं, फिल्म फेस्टिवल्स, ये सब के लिए हमने ऑनलाइन काफी वेबिनार किए, कुछ 50-60 वेबिनार किए हमने। जी उसी में क्या हुआ कि कुछ अध्ययन करते करते ऐसा आया कि कुछ लिखा जाए, और एक एक विषय आता चला गया, उसका मंथन होता चला गया। और हम मथते गए, 2-4 दिन लगता था मथने में।
उसको आकार देने में, शब्दों का चयन करने में। और उसके बाद एक दिन फाइनली मैं क्या करता था कि रात को उठ जाता था, रात भर मंथन चलता था और जी। सुबह 3:30 बजे उठा और मैंने कविता लिख देता था। मैं सुबह 5:30 बजे खत्म हो, 6 बजे खत्म हो, वो वाह। पूरी कविता करके मैं फिर उठता था। तो इस क्या। तरह से कविता, एक कविता, दो कविता हमने लिखी। जी। और हमारे एक मित्र हैं, साहित्यकार हैं, डॉक्टर कुमार बिमलेंदु, पटना में रहते हैं, बेस्ट जी। सेलर रह चुके हैं वो कविताओं को लेके। तो उनको हमने फोन किया और सुनाया कि कुछ लिखा हूं, सुनिएगा। उन्होंने कहा हाँ हाँ सुनाइए। तो हमने जी। सुनाया उनको, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और अच्छा। लिखिए। तो जी। मैंने कहा नहीं, मैंने लिखा है इसलिए आप कह रहे हैं बहुत अच्छा है, या सचमुच बहुत अच्छा है? तो उन्होंने कहा नहीं, सचमुच है, आप लिखें। तो मैंने कहा नहीं, ये लिख दिया है मैंने, अभी एक दो, अभी क्या लिखूंगा। लेकिन ये सिलसिला शुरू रहा अलग अलग विषयों पे। और ये करते 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 काफी कुछ 25 कविताएं हो गई। 23 हिंदी की कविता, 2 भोजपुरी की कविता। फिर हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स ने कहा, डॉक्टर उषा किरण खान ने, डॉक्टर कुमार बिमलेंदु ने, डॉक्टर आलोक रंजन पांडे, संदीप, ये सब हमारे आसपास जो लोग थे जिनको मैं कविताएं सुनाता रहता था, उन्होंने कहा जी। पुस्तक आनी चाहिए, पुस्तक आनी चाहिए। और अचानक एक प्रकाशक प्रकट हो गए, अनंग प्रकाशन दिल्ली। और उन्होंने कहा हम छापेंगे, हम चाहते हैं छापना। और फिर वो छपा और वो पुस्तक के रूप में आ गई। और पुस्तक आ गई तो उसके बाद वो लोग उसका रसास्वादन कर रहे हैं। बहुत और बढ़िया। बस, बाकी हमने जानबूझ के नहीं लिखा। मेरा ये मानना है कि ये मेरे इष्ट, मेरे भोलेनाथ और माँ भगवती आदि शक्ति ने लिखवाया है, और उन्हीं के वाह। सारे कुछ, सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। क्या बात सर, जी बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक सर। तो सर जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इसमें एक से एक कविता है सर, हर अपने आप में कुछ ना कुछ खास है। लेकिन सर जब मैंने पढ़ी तो मुझे कुछ कुछ पंक्तियां बहुत खास लगी, जो मैं आपको यहाँ पे आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, और आप उसका मतलब हमें जो भी आपके हिसाब से है वो आप हमें समझाइए। तो सबसे हाँ पहले हाँ सर, हमार माई भोजपुरी से कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी हाँ सर। जी। हाँ। तो सर जो मुझे पंक्तियां बहुत खास लगी और मेरे दिल को छुआ वो मैं आपसे कह रही हूँ। जी बबुआ एगो बात कही, बबुआ एगो बात कही, माई के सेवा करी के चाही, माई के सेवा करी के चाही, आपन जड़ के ना भुलाई के, आपन जड़ के ना भुलाई के, जे जड़ के छोड़ेला उस जमीन से उखड़ जाला। तो सर इसको आप बताएं सर, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगी। तो इसका क्या मतलब है सर आपके हिसाब से? देखिए, ये कविता एक वास्तविक इस तरह की घटना मेरे साथ हुई। मैं मुंबई से छपरा जा रहा था। हम्म। और छपरा हमारा शहर है जी जहाँ सर। मैं पढ़ा हूँ, बड़ा हूँ। और मेरा जो गांव है वो पुश्तैनी मकान, वो दुरौंदा थाना कोल्हुआ में है, जो अब सिवान जिला में है। जी। और पहले एक ही जिला होता था, सारण, वो डिवाइड हो गया, छपरा, सिवान, गोपालगंज। तो मुझे तो क्लेम सभी करते हैं, छपरा वाले कहते हैं मैं छपरा का हूँ, गोपालगंज वाले कहते हैं गोपालगंज का हूँ, क्योंकि मैं वहाँ डीएवी में पढ़ा हूँ, मेरे पिताजी जी। पोस्टर थे। और सिवान डिस्ट्रिक्ट में मेरा पुश्तैनी मकान है, खेती है। तो फिर वो सिवान वाले कहते हैं मैं वहां का हूँ। तो मैं हम्म। तीनों जगह का हूँ, ऐसा नहीं है। और मैं तीनों जगह नहीं, मैं पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ इस समय रंगमंच और सिनेमा में। तो ये मैं जब जा रहा था सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, छपरा में पहला फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा था पहली बार। जी। और उसके लिए मैं निकला, मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ, 2-4 लोगों को पता था। और मैं वहाँ जब पटना पहुंचा फ्लाइट से, मैं वहाँ गाड़ी में बैठ गया और हम पटना से छपरा के लिए निकले। छपरा से गंगा उस पार ब्रिज से जाते हैं, और उसके बाद फिर कुछ 2 घंटे, 2.25 घंटे की जर्नी है, वो यात्रा है। जी। और उसी में वो जो मुझे महसूस हुआ कि ऐसा हम्म। लग रहा है कि किसी से मुलाकात होगी, जी ऐसा सर। लग रहा है कि ऐसा होगा। वैसे ही सिर्फ ठीक रेलवे का फाटक बंद है, वैसे ही गाड़ी रुकी, मुझे भूख लगी हुई है, मैं ऐसे ही उतरा भूजा खाने के लिए। भूजा होता है मकई का, चावल का, चने का, मटर का, ये भून भून के बेचते हैं हमारे यहाँ।
भुजा, और उसमें प्याज वाज मसाला काट के सरसों के तेल के साथ हरी मिर्च डाल के बनाते हैं। तो वो भुजा अच्छा। खाने के लिए मैं उतर गया, और उस तरह का कुछ आभास हुआ मुझे, और मैंने अपनी भाषा, मातृभाषा भोजपुरी को माँ बनाया इसमें, इस प्रसंग में, इस कविता में। और जो मुझे एहसास हुआ, जो मैंने महसूस किया, जो मुझे मेरी अनुभूति हुई, वही मैंने इस कविता में डाला है। ये एक अनुभूति का प्रसंग है ये, और अब इसे कविता कहें, काव्य कहें, रचना कहें, इसे स्वघटित अनुभूति कहें, जी। तो उस तरह से ये हमार माई भोजपुरी, जिसका हमने शीर्षक दिया। और चूंकि माँ की सेवा नहीं करते, अब जैसे हम लोग भी बंबई निकल गए हैं, बिहार से भोजपुरी बोलने वाले अपनी अपनी भाषा छोड़ के, सिर्फ भोजपुरी नहीं, हर प्रदेश की जो अपनी अपनी भाषा है, लोगों की मातृभाषा, जब बाहर निकलते हैं तो अपनी भाषा को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, या उसका प्रयोग कम करने लगते हैं। जी। तो कई बार तो ये होता है कि बाहर रहते हैं, अपने लोग ही मिलते हैं और उनसे हम अंग्रेजी या हिंदी में बात कर रहे होते हैं, हम भोजपुरी में बात नहीं करते, शर्माते हैं, शर्म आती है हमें। और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने आप को कहना नहीं चाहते कि मैं ये भाषा जानता हूँ या बोलता हूँ, और वो बात करना नहीं चाहते, ऐसे भी लोग हैं। और जी। तो वो एक मुझे जो महसूस हुआ कि मैं भी शायद सेवा उस तरह से नहीं कर पा रहा हूँ भोजपुरी की। और अमूमन आजकल नई पीढ़ियों में ये भी देखा गया है कि माता पिता के प्रति भी आदर कम होता जा रहा है। माता पिता की जो सेवा है उसमें कटौती करते जा रहे हैं। बच्चा जब फॉरेन चला जाता है या बच्चा कुछ बड़े ओहदे पे चला जाता है, तो सबसे पहले वो जो माँ बाप अपने पेट को काट कर अपने जीवन भर की पूंजी लगा के पढ़ाया लिखाए बच्चे को, वो बच्चा सबसे पहले अपनी माँ बाप को वृद्धाश्रम दिखाता है, या घर जब लौटता है तो चार बातें सुनाता है। ये देखी हुई बातें बता रहा हूँ। और जिंदगी भर अपनी माँ बाप से शिकायत करता रहता है कि मेरे लिए ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, जबकि उसको पढ़ा लिखा के तैयार करके जिस लायक बना है वो माता पिता नहीं किया है। बिल्कुल। तो वही मैंने भोजपुरी भाषा को माँ कहा है, और उसी माँ से सब कुछ कहलवा रहा हूं। ये सिर्फ भाषा के प्रति ही नहीं है, ये समाज के हर बच्चे के लिए, हर संतान के लिए, अपने माता पिता के लिए है। जो माता पिता की सेवा नहीं करते उनके लिए है ये, कि माँ कहती है कि बबुआ माई के सेवा करे के चाहिए, माई माई ही अपना जड़ के ना भूले के। माँ पिता ही तो जड़ है, आपकी भाषा ही तो जड़ है। तो उससे नहीं कटना चाहिए, जो जड़ से कट जाता है उखड़ जाता है। क्या बात सर, तो बहुत सुंदर। इन पंक्तियों का मर्म ये है, और ये विश्व स्तरीय है। ये सिर्फ भोजपुरी भाषा को ही लेके नहीं है, भोजपुरी भाषा को लेकर अवश्य है, लेकिन ये विश्व स्तरीय है। ये हर समाज के लिए है, हर राष्ट्र के लिए, हर देश के लिए, जो अपने माँ बाप के बच्चे संतान ख्याल नहीं रखते, जो माँ बाप अपना पेट काट काट कर जीवन भर की कमाई बड़े श्रद्धा से, बड़े प्रसन्नता के साथ न्यौछावर कर देते हैं बच्चे का जीवन बनाने में, पढ़ाने लिखाने में, उसका शादी ब्याह करने में, और सबसे पहले माँ बाप को ही भूल जाते हैं। इन पंक्तियों का मर्म ये है। बहुत ही सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत ही गहरा मैसेज आपने दिया सर। तो सर मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगी कि आपका जन्म सीवान बिहार में हुआ, और खास बात यह है कि सर 1980 के दशक में आपने ये निर्णय लिया कि आप भारतीय रंगमंच या फिर सिनेमा के क्षेत्र में जाएंगे और एक मुकाम हासिल करेंगे। तो सर ये संभव कैसे हो पाया? क्योंकि उस समय तो सर कोई बहुत लोग भी नहीं थे जो इस कला क्षेत्र के प्रति कहीं ना कहीं रुचि रखते थे। तो आपने कैसे इस असंभव को संभव बनाया सर? सर एक मैसेज सर एक मिनट सर, एक मैसेज आया है जिसमें बोला था कि रावण की कोई कविता है वो आप जरूर सुनाएं। कोई अमित जी हैं वो बोल रहे हैं सर, तो ये मैसेज आया तो मैं आपको सर बता रही हूँ इसीलिए। तो अभी हम अपने पहले सवाल के प्रति उनसे पूछिए, उन्होंने, अमित जी ने रावण कविता पढ़ा है क्या? रावण नाम नहीं है उसका, उसका नाम है राममय रावण। पढ़ा है क्या? नहीं, पहले ये पूछते हैं।
सर मैंने वो ये पूछ शायद, लिया। अच्छा ठीक है सर, पूछना भी थोड़ा हाँ मुश्किल होगा, वो शायद सुन लेंगे। ठीक है सर। हाँ। तो सर मैं उसी सवाल पे आती हूँ कि सर कैसे आपने ये निर्णय लिया कि 1980 के दशक में आप इस क्षेत्र में जाएंगे? नहीं, मैं देखिए, बिहार में एक परंपरा रही है और आज भी है जी। कि घर का एक बेटा कलेक्टर बनेगा, एक बेटा एसपी बनेगा, आईएएस या आईपीएस, जी सर, बिल्कुल। और उसके बाद डॉक्टर या इंजीनियर। उस समय और कोई ऑप्शन नहीं था। या तो आपको कलेक्टर बनना है या एसपी बनना है, आईएएस या आईपीएस, यूपीएससी दीजिए, या आपको कलेक्टर, डॉक्टर या इंजीनियर। और उसके बाद आप बीपीएससी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में जाइए, पीडीओ या सीओ बनिए, या हम्म, बैंकिंग सर्विस में जाइए, पीओ बनिए। जी। तो इस तरह की चीजें होती थी। या शिक्षक बनिए, टीचर्स ट्रेनिंग बीएड एमएड करके, या प्रोफेसर बनिए अगर थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है और अच्छा कर रहे हैं आप शिक्षा में, तो आप पढ़ा सकते हैं, तो आपकी रुचि है। तो मेरे जिम्मे मेरे घर में इंजीनियरिंग आया था कि मैं इंजीनियर बनूं। और मैं चूंकि विज्ञान का छात्र रहा, इंजीनियरिंग हमने बीआईटी दिया, आईआईटी दिया, हमारा हुआ नहीं। हमने कंपटीशन दिया, बहुत टफ कंपटीशन होता था, जी। और नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि पॉलिटेक्निक कर लेता हूं, जूनियर इंजीनियर बन जाऊंगा। फिर माँ की सेवा जो है, माँ की इच्छा जो है, जो माँ की जो मनोकामना है कि मैं इंजीनियर बनूं, वो मैं जी। प्रमोटेड इंजीनियर बन के मैं पूरा कर लूंगा। जी। लेकिन पॉलिटेक्निक में भी कंपटीशन था, पॉलिटेक्निक में भी नहीं हुआ। मेरा क्यों नहीं हो रहा था ये मुझे मालूम नहीं है, आज तक पता नहीं है। शायद इधर आना था इसलिए नहीं हो रहा था। और उस चक्कर में मैं इंटरमीडिएट के बाद ये सब कर रहा था। और बीएससी में मेरा एडमिशन हो चुका था, मैं फिजिक्स ऑनर्स ले चुका था, और फिजिक्स ऑनर्स मैं कर गया। ये 2 सालों में कंपटीशन की तैयारी, कंपटीशन देना, ये करना, उसमें मैंने फिजिक्स ऑनर्स भी कर लिया, और वहां भी फर्स्ट क्लास आ गया, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास था मेरा। अब मुझे लगा कि मेरा इंजीनियरिंग में हुआ नहीं, और मैं नाटक कर रहा था, मैं थिएटर कर रहा था, मैं गांव से ही थिएटर करता था, 8वीं क्लास से ही नाटक करता था। छपरा में भी मैं नाटक, एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन, जो हमारे महामहिम, प्रथम महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बड़े भाई स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद ने स्थापित की थी, एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन, जो आज भी है। और उस एसोसिएशन का मैं जुड़ गया, नाटक करने लगा। शहर के बहुत प्रतिष्ठित लोग जुड़े थे, बुद्धिजीवी जुड़े थे, प्रोफेसर थे, एडवोकेट्स थे, एजुकेशन ऑफिसर्स थे, लोक जी। गायक थे, लोक संगीतकार थे, लोक कलाकार थे, काफी लोग थे, कुछ विद्यार्थी भी थे। तो वहां मौका मिला, मैं करता रहा करता रहा। तो मुझे लगा कि अभी हुआ नहीं, मैं क्या करूं। मैं खेती करने भी गांव जाया करता था, मेरी बारी आती थी कि अब चूंकि अच्छा। गांव में वहां पर डिवीजन डिवीजन हो गया था, घर का खेतों का बंटवारा हो गया था। तो मेरी कभी कभी बारी होती थी, मैं जाता था खेती करने, कभी गेहूं की खेती, कभी धान की खेती, कभी धान का बीज डलवाने, फिर धान की बोनी करवाने, इस तरह रोपनी करवाने मैं जाता था। गेहूं की बोनी और धान की रोपनी होती है। तो जी। ये सब चलता रहता था बीच बीच में, जब भी छुट्टियां होती थी, या जैसा मेरा नंबर आता था वैसा होता था, और नाटक चलता था। मैंने फिर डिसाइड किया कि अब मैं एक्टर ही बनूंगा, अब मैं नाटक ही करूंगा। वेरी गुड और सर। अच्छा। हाँ, तो था कि कहाँ जाए। उन दिनों फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में एक्टिंग क्लास नहीं, ओ। वो क्लासेस बंद हो गई थी, क्योंकि वहां कुछ आंदोलन हो गया था, तो काफी सालों से बंद रही। वो अभी जी। बाद में 2000 के लगभग में खुली है, वो काफी सालों तक बंद थी। और नेशनल स्कूल ड्रामा दिल्ली में है पुणे के बाद, और जी। एक भारतेंदु नाट्य अकेडमी खुला है लखनऊ में, अभी अभी, वो 1975 में खुला था। जी। तो कैसे किया जाए, तो नाटक पढ़ने के लिए, तो मैंने कहा अब नाटक पढ़ने महीने, अब पढ़ना नहीं है यार, पढ़ना हो गया। अब बहुत तैयारी कर ली, बहुत पढ़ लिया, बहुत हो गया, पढ़ूंगा नहीं, अब नाटक पढ़ने जाऊं। अब ये सब हमें दोस्तों के साथ ये सब बातें होती थी आपस में। जी। तो चूंकि मैं फिजिक्स में था,
और हम अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट रामकृपाल बाबू को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, अब तो नहीं है, उनको बहुत तंग करते थे। उनको हर साइंटिस्ट का जो फॉर्मूला होता था, जो सिद्धांत है, जो नियम है कि भाई ऐसा हेसनबर्ग ने क्यों कहा, या ऐसा न्यूटन ने क्यों कहा, ब्लैक बॉडी ऐसा क्यों है, क्यों गुड एब्जॉर्बर है, गुड रेडिएटर है, तो ये सब हम लोग करते रहते थे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। तो ये बातें होती रहती थी कि भाई न्यूटन्स लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये क्या है, ब्लड तो 120 के रफ्तार से जाता है, लौटता है तो 80 के रफ्तार से लौटता है। ये क्या है, 120 से जाता है 120 से लौटे ना, तो न्यूटन ठीक बात नहीं कर रहा है। मतलब इस तरह की बातें हम लोग करते थे, विद्यार्थी थे, और हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बहुत खुश होते थे कि हमारे बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। डांटते भी थे, ये सब गलत सलत बात मत किया करो, तुम लोग क्या क्या सोचते रहते। और हम लोगों को लगता था कि हम लोग कुछ साइंटिस्ट बन जाएंगे, अब कुछ अच्छा शोध कर रहे हैं। तो ये दिमाग में एक था कि अब इंजीनियरिंग नहीं हुआ तो शोध करें, कुछ साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। लेकिन डर लग गया था कि एमएससी करूंगा, कहीं लेक्चरर ना बन जाऊं, पढ़ाना ना पड़ जाए। तो उस चक्कर में हमने नाटक चुना, और हुआ कि नाटक में ही शोध करूंगा। विज्ञान में नहीं कर पाया, नाटक में शोध करूंगा, स्वयं नाटक करूंगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के, किसी संस्था के साथ जुड़ के। हमारे सीनियर सब ने राय दिया कि किसी संस्था के साथ जुड़ो, अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम करो, अलग अलग टीम के साथ काम करो, अलग अलग एक्टर्स मिलेंगे, अलग अलग कैरेक्टर, अलग बहुत सारी चीजें सीखने को मौका मिलेगा। अपने आप को इजाद कर सकते हो, अपना आविष्कार कर सकते हो, अपनी खोज कर सकते हो, अपनी बातें करने का, अपने अंदर की प्रतिभा को उभार सकते हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम्हारे भीतर ही सारी प्रतिभाएं हैं, सारी शक्तियां हैं, उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। तो ऐसा किया जाए। तो ये मेरे मन में प्रकट होता रहता था, और फिर हमने कहा कि नहीं, कोई संस्था जुड़ूंगा और नाटक करूंगा। लेकिन 80 का दशक, नाटक जी सर, और सिनेमा, वो भी बिहार, वो भी ब्राह्मण परिवार। तभी सर, तभी ये सवाल आपसे तो पूछा। ये अब बिहार से कलाकार आए थे, रामायण तिवारी, शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन, और एक आध और कोई एक्टर आए थे। जो मेजर रूप से जो चौथा एक्टर था वो मैं ही आया। फिर मेरे बाद आए ये लोग, इतने लोग हैं, मनोज बाजपेयी हो, विनीत कुमार हो, पंकज त्रिपाठी हो, संजय मिश्रा हो, क्रांति प्रकाश झा, जितने एक्टर्स हैं सब मेरे बाद आए। तो वो जमाना बहुत टफ था, 80 का दशक। परिवार में एक अलग संघर्ष था कि पिताजी से कौन बोले, पिताजी से कौन बोले। उन दिनों हम लोग पिताजी के सामने नहीं जाते थे। ये डर नहीं था, एक मर्यादा थी, एक मर्यादा, एक सम्मान, कि उनसे जाके हम सीधे सीधे अपनी बात नहीं कह सकते। तो माँ को कहते थे, माँ उन तक पहुंचाती थी, और फिर पिताजी पूछते थे कि हाँ ये करना है। तो ये बहुत ही कुछ अलग सा एक घटना है, बहुत लंबी चौड़ी। फाइनली पिताजी ने मुझे इजाजत दे दी, और मुझे मौका मिला कि हाँ ठीक है तुम जाओ। और फिर मैं मुंबई आया। मुंबई में इप्टा के साथ जुड़ा, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, इप्टा मुंबई के साथ जुड़ा। और आज पिछले 37-38 सालों से मैं इप्टा के साथ ही जुड़ा हुआ हूं और नाटक कर रहा हूं। आज भी मेरे 2 ऐसे नाटक हैं जो कि पिछले 36 वर्षों से चल रहे हैं। एक और द्रोणाचार्य, डॉक्टर शंकर शेष का प्ले है, सुभाष भी डंगा जो उसके डायरेक्टर हैं। एक है आखिरी क्षमा, MS सत्थी साहब डायरेक्टर हैं, कैफी आजमी साहब उसके हिदायतकार हैं। और एक नाटक जो 30 साल तक किया मैंने, मोटेराम का सत्याग्रह, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित, MS सत्थी साहब डायरेक्टर, जो 30 साल करने के बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने सत्थी साहब अपने निर्देशक को कहा कि सर मैं ज्यादा मोटा लग रहा हूँ, मजिस्ट्रेट में अब अच्छा नहीं लगूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं छोड़ना नहीं है तुमको। लेकिन मैंने छोड़ा ताकि नए लोगों को भी चांस मिले। और
नई पीढ़ी तैयार कब होगी अगर वही रोल हम करते रहेंगे। लेकिन ये दो नाटक जो है, क्योंकि बैक स्टेज से लेके ऑन स्टेज तक की जो मेरी जर्नी है, इन नाटक को मैं आज भी रिपीट शो जाके करता हूँ। वहां जाता हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरी शुरुआत यहाँ बैक स्टेज से ऑन स्टेज तक की हुई है। ये नाटक साक्षी हैं और क्या आज बात, भी मैं उसके शोज रिपीट शो करता हूँ, एक और द्रोणाचार्य और आखिरी क्षमा का। बहुत तो सुंदर। वो हमारा शुरू हुआ और इस तरह से बहुत सारी चीजें, फिर नाटक पे नाटक, नाटक पे नाटक, नाटक पे नाटक करता गया। वाह, जी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सफर सर। तो सर, महाभारत के कंस, रामायण के राम, चंद्रकांता रावण, के क्रू, रावण, 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 रावण। रामायण के रावण और चंद्रकांता के क्रूर सिंह, और गंगा जल के डीसीपी भूरेलाल जैसे अहम किरदार निभाते हुए हाँ। आपने दर्शकों के दिल में जो गहरी जगह या छाप छोड़ी है सर। लेकिन असल जिंदगी में जब हमने आपके बारे में जाना तो पता चला कि आप बिल्कुल विपरीत हैं। तो सर, ये कैसे कर पाए सर आप? क्योंकि जब हम आज भी आपके वो कैरेक्टर्स को देखते हैं तो लगता है कि आप, मतलब सर, एक इतना गहरी छाप आपने छोड़ी कि आज हम भी ना उसमें खो जाते हैं सर। लेकिन सर, असल जिंदगी में आप बिल्कुल अलग हैं, इतने साधारण, इतना करुणामयी। तो कैसे है संभव हो पाया सर? कैसे आप इतना उसमें कैरेक्टर में इतना जो जान आपने डाली वो कैसे संभव हो पाया? नहीं, देखिए, कैरेक्टर कैरेक्टर है, रोल रोल है। जी। और हर कैरेक्टर का, हर मनुष्य का जी। की अपनी अपनी वृत्ति होती है, हम्म। अपनी वृत्ति होती है। वो वृत्ति निर्भर करता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ, किस घर जी। में हुआ, किस परिवार में हुआ, कौन माता पिता हैं, कैसी शिक्षा दीक्षा हुई उसकी, कैसे शिक्षक मिले, कैसा समाज मिला, उसका लालन पालन कैसे हुआ, अपब्रिंगिंग क्या रहा, वो जी। किस देश में है, किस काल में है, किस समय में है, क्या गुलामी वाले देश में है या आजाद देश में है, क्या वो राजशाही सत्ता में है या प्रजातंत्र में है। तो वो उस तरह से उसकी मानसिकता होगी, उसका मन होगा, उसका वो पिछले जन्म के भी संस्कार लेके आता है, उसका संचित कर्म होता है, इस जन्म में उसका क्रियामण कर्म है जो काम कर रहा है। ये सारे कर्म है, ये सारे संस्कार हैं। फिर उसकी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या अंतःकरण चार क्या है, कैसे काम कर रहे हैं। उसमें तीन दोष भी है, बात, कफ, चित्त। तो ये सारी चीजें एक मनुष्य पे काम करती है, तो उसका जाके मन तय होता है। जब वो कोई कैरेक्टर पढ़ता है, मनुष्य कोई भी कैरेक्टर पढ़ता है या किसी से बात करता है, तो जिस जी। तरह की परिस्थिति होती है उस तरह का उसका मनोभाव होता है, उस तरह के विचार आते हैं। जिस तरह के विचार आएंगे उस तरह की वृत्ति होगी। जी। ये वृत्ति चित्त में होती है। चार अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो वृत्ति चित्त में होती है, मन जो है विचार लाता है, बुद्धि उसका विश्लेषण करता है, चित्त उसका वृत्ति पैदा करती है। चित्त, वृत्ति मतलब एटीट्यूड। जी सर। कोई भी कैरेक्टर जब पढ़ते हैं तो उसका क्या विचार है, क्या थॉट है, वो मन में आएगा, उस थॉट का विश्लेषण बुद्धि करेगा और उसके बाद उसकी वृत्ति पैदा होगी, एटीट्यूड। उसके बाद आप उस तरह से व्यवहार करना शुरू करते हैं। फिर उसका व्यवहार तय हो जाएगा, आचरण तय हो जाएगा, उसका चरित्र तय हो जाएगा, उसका व्यक्तित्व तय हो जाएगा, उसका इंटोनेशन, उसकी संवाद अदायगी, डायलॉग डिलीवरी, उठना बैठना, बॉडी लैंग्वेज, पढ़ाना ओढ़ा, पहनावा ओढ़ा, ये सब तय हो जाएगा। ये एक प्रक्रिया है एज एन एक्टर। जो जो किरदार हमने किया है, जो जो किरदार किया है, वो किरदार मैंने इसी प्रोसेस से किया। मैंने कहा ना, विद्यार्थी विज्ञान का रहने से और ये तय करने से कि मैं खुद अभिनय में शोध करूंगा। मैं स्टेनिस्लाविस्की को नहीं पढ़ूंगा, पूरी दुनिया आज ढिढोरा पीट रही है स्टेनिस्लाविस्की, स्टेनिस्लाविस्की। छोटे 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 बहुत सारे एक्टिंग स्कूल खुले हुए हैं, स्टेनिस्लाविस्की, स्टेनिस्लाविस्की। लेकिन नाट्य शास्त्र कहाँ है? एनीवे,
तो मैंने अपनी शोध की, अपना अपना अपनी तरह से, और मैंने चरित्र, मैंने अब रावण का रोल किया है, क्रूर सिंह का रोल किया है, तो मैंने चंद्रशेखर आजाद का की भूमिका की है। जी एक तरफ एकदम एक क्यूट विलन, और एक जी। तरफ एकदम क्यूट प्योर हीरो, रावण जैसा विलन बहुत सुंदर। जो हुआ, क्रूर सिंह जैसा विलन जो नहीं हुआ, जो फैंटेसी है, जो काल्पनिक है, जी जो आज भी पीढ़ियां दर पीढ़ियां याद रखी जाती है, चंद्रकांता सीरीज। बिल्कुल सर। और द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में चंद्रशेखर आजाद जो हुए, उनसे बड़ा हीरो नहीं। तो ये सब हमारे स्वतंत्रता संग्राम के हीरो हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, हैं, उधम सिंह। ये जो ये जो सारी जो प्रोसेस है अलग अलग चरित्र करने का, उसी प्रोसेस से मैंने किया, उसी प्रोसेस, और तब वो हुआ, और वो जीवंत लगा लोगों को, चाहे वो गंगाजल का डीएसपी भूरेलाल हो, या रेडी का अमर चौधरी हो, या अंतर्द्वंद का महेंद्र प्रसाद शाही हो, नेशनल अवार्डेड फिल्म है हमारी, हलचल, वीर ज़ारा, सब में अलग अलग रोल है, सरफरोश का मिर्ची सेठ हो। तो हमने अपने से, मैंने यंग एज में बूढ़े का रोल किया। अब मिर्ची सेठ, उस समय मेरी बॉडी वी शेप थी, मैं एकदम यंग था, और 60 साल 62 साल के बुढ़े का मिर्ची सेठ का रोल कर रहा था। तो डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस था, डायरेक्टर का, जॉन मैथ्यू मथान का, मैं सल्यूट करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप ही करेंगे, मैंने आपका नाटक देखा, आप कमाल एक्टर हो। नाटक तब थिएटर देखते थे डायरेक्टर, तब की कास्टिंग होती थी थिएटर देख के, डायरेक्टर कास्टिंग करता था, डायरेक्टर के विजन में वो कैरेक्टर आता था और एक्टर सेट होता था। बहुत सुंदर सर, क्या बात सर, बहुत सुंदर। तो सर जैसे आपने बोला अभी कि इतनी मूवी के कैरेक्टर्स हैं जो आपने निभाए, तो सर आपका कोई ऐसा कैरेक्टर जो बहुत दिल के करीब हो? ये शायद मुश्किल होगा क्योंकि इतनी पिक्चर में आपने काम किया है, फिर भी सर कोई दिल के जो बहुत करीब हो आज भी। जी नहीं है, मेरे लिए सारे रोल इम्पोर्टेंट हैं। अगर मेरे 5 बच्चे हैं और मैं कहूं कि बड़ा वाला मुझे ज्यादा प्यारा है, छोटा वाला कम है, तो वो बेईमानी हो जाएगी अपने संतानों से। एक कलाकार, एक एक्टर ने जितने किरदार निभाए हैं, उस अभिनेता की संतानें हैं वो किरदार। वाह सर, बहुत सुंदर सर, कितनी गहरी बात आपने कि कौन सा मेरा, सब में उसको बराबर मेहनत करना है, चाहे वो किरदार छोटा हो, छोटा मतलब लेंथ के हिसाब से उसको छोटा और बड़ा मानते हैं। किरदार का कैरेक्टराइजेशन करने के लिए एक्टर को मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है, चाहे उसका 2 सीन हो, चाहे 5 सीन हो, चाहे 12 सीन हो, से मतलब नहीं है। उस कैरेक्टर को कैरेक्टर दिखने के लिए, कैरेक्टर को जीवंत दिखने के लिए उसको मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है। इसलिए बेईमानी हो जाएगी कहना कि कौन सा किरदार ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सुंदर सर। तो सर कोई भी काम, जी बोलिए, आप बोलिए सर। अब जैसे मेरी पहली जो लॉन्चिंग फिल्म थी चंद्रकांता सीरीज क्रूर सिंह के बाद, वीर गति सलमान खान के साथ, इक्का से, अब हमने बहुत मेहनत की, बहुत लोगों ने पसंद किया, और उसके बाद सरफरोश आ गई मिर्ची सेठ, उसके बाद तरकीब आ गई नाना पाटेकर के साथ, वो एक क्यूट विलन एकदम हार्डकोर, उसका लगान आ गई, हीरोइक रोल अर्जुन लोहार, लेजेंड ऑफ भगत सिंह आ गई चंद्रशेखर आजाद, प्योर एंड प्योर हीरो, ग्रेटेस्ट हीरो चंद्रशेखर आजाद। उसके बाद वीर ज़ारा आ गई, पाकिस्तानी जेल का जेलर। उसके बाद हलचल आ गई, कॉमेडी फिल्म, अतिथि तुम कब जाओगे कॉमेडी फिल्म, 2 दूनी 4 कॉमेडी फिल्म। तो इस तरह की हमने प्रयोग किया, कॉमेडी में भी किया, विलन में भी किया, पॉजिटिव रोल्स में भी किया, ग्रे रोल में भी किया, कैरेक्टर रोल भी किया। मैंने हमने सब तरह का किरदार मैं करता जा रहा हूं, मैं कर रहा हूं। लेकिन हाँ, सेलेक्टेड फिल्में की हैं मैंने, सेलेक्टेड काम किया है, मैं खराब काम नहीं करता ताकि समाज पे गलत असर। बहुत सुंदर सर,
बहुत सुंदर। तो सर मेरा अगला सवाल है कि कुछ कोई भी सब मुकाम जो हम हासिल करना चाहते हैं जीवन में, वो हमें इतने आसानी से नहीं मिलता, बहुत कठिनाइयां आती हैं। तो सर आपके इस सफर में सर ऐसी क्या कठिनाइयां थी और आपने उनका कैसे सामना किया सर, ताकि जो आज हमारे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं सब, जो थिएटर में रुचि रखते हैं, उनको भी आपसे कहीं ना कहीं सर एक प्रेरणा मिले कि भाई कठिनाइयां आती हैं तो उसको हम जरूर उसको हम सुलझा सकते हैं, उसका हम सामना कर सकते हैं। तो कैसे किया सर आपने उनका सामना? देखिए, कठिनाइयां जो मेरा अनुभव है, जी। मैं यही कहूंगा कि कठिनाइयां उसको होती है जो तैयार नहीं, जो तैयार होकर नहीं आता है। हम्म। या समस्या तब होती है जब डायरेक्ट एक्टर बनने चाहते हैं, डायरेक्ट ओ। मेन रोल मिल जाए, डायरेक्ट मैं कमाल कर दूं। इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। सोर्स लगाकर रोल मिल जाए, कोई दिलवा दे, कोई रिकमेंड कर दे। कब तक? यहां जिसके पास टैलेंट है, जो तैयार है, जो दिन ब दिन अपनी प्रतिभा को निखारता जा रहा है, अपने चरित्र को निखारता जा रहा है, जिसके भाषा पे जो वर्चस्व है, जो हर रोज अपने आप में साधना करता है अपने अभिनय के लिए। 24 घंटे में अगर आपको एक एक्टर बनना है, तो मैं पूछता हूं कि 24 घंटे में आप उसके लिए कितना देर काम करते हैं अपने आप पे? आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, कमाल के एक्टर, जिससे आपको इज्जत मिले, शोहरत मिले, दौलत मिले, पैसा मिले, हर आदमी हेलो हाय करे, ऑटोग्राफ ले, सेल्फी ले। पहले तो फोटो होता था, अब सेल्फी होता है। जी सर। तो ये चाहते हैं आप, लेकिन उसके लिए मेहनत कितना कर रहे हैं आप? उसके लिए मेहनत करिए, तैयारी कीजिए। 24 घंटे में से 2 घंटा कम से कम निकालिए अपने साथ रहने का। मोबाइल वोबाइल त्याग के, लैपटॉप फैपटॉप त्याग के, सिर्फ अपने साथ, अपनी आवाज पे, अपने मन पे, अपनी भाषा पे, अपने वोकल कॉर्ड्स पे, अपने इंटोनेशन पे, अपने डिक्शन पे, है, ये उच्चारण पे, ये सब पे काम कीजिए। डायलॉग डिलीवरी पे, है, जानिए कि कैरेक्टर क्या होता है, कैसे होता है, आवाज कितनी जगह से निकलती है, आवाज कितनी जगह से निकलती है, वेरिएशन क्या होता है, वेरिएट करना क्या होता है, मोनोटोनस क्या होता है, क्यों होता है, ये क्या है? ये सारा आवाज का खेल है, डायलॉग डिलीवरी का खेल है? बहुत सुंदर। सिर्फ डायलॉग बोलना एक्टिंग नहीं है। ऑडियंस डोंट वांट टू हियर द डायलॉग, याद रखिए। दे वांट टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द डायलॉग। डायलॉग के एक्सेलेंट। पीछे क्या हो रहा है, ये ऑडियंस देखना चाहती है दोस्तों। जो भी रंगकर्मी या अभिनेता बनना चाहते हैं, जो सुन रहे हैं, उनको मैं ये बता रहा हूं कि डायलॉग बोलना सीख गए वो एक्टिंग नहीं है। एक रोल मिलेगा, 2 रोल मिलेगा, 4 रोल मिलेगा, उसके बाद मोनोटोनस हो जाइएगा और खराब एक्टर साबित हो जाइएगा। लेकिन तैयारी करके आएंगे, रोज रियाज करते रहेंगे, अपने आप को एकदम जैसे कि गिटार, सितार, है, रोज ट्यून अप होता है। सिंगर भी रोज गले को ट्यून करता है, रोज अलापता है 4 बजे 5 बजे उठ के सुबह। हारमोनियम का तार कसा जाता है, तबले वाला टक 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 मारता है, खींचता है, टक 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 टक, करेक्ट हो रहा है कि नहीं, कहीं लूज तो नहीं हो गया है, साउंड करेक्ट नहीं। उसी तरह आपके वोकल कॉर्ड्स हैं, ये पीछे आगे, ये वोकल कॉर्ड्स हैं। इसकी साधना, इसका रियाज, आवाज कहां कहां से निकलती है, नाद क्या है, नाद विद्या क्या है, नाभि क्या है, हृदय क्या है, कंठ क्या है, नासिका क्या है, हेड क्या है, उच्चारण कितनी जगहों से निकलता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होश, जिह्वा, है। एक कविता है, अखिलामृतम में एक कविता है, नाटक, उसमें पूरा वर्णन है, ये पूरा वर्णन है
नाटक को लेके, एक अभिनेता को लेके, और मैंने जो शोध किया है इन सारी चीजों को लेके, उस पर मेरी एक पुस्तक भी आ रही है अभिनय पर, जो मैंने विशेषकर अभिनय और अभिनेता के लिए लिखा है। उसका शीर्षक है अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व। एक अभिनेता का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? अभिनय तो कर लेगा वो, क्योंकि अभिनय करते 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 आती जाएगा, पॉलिश होते जाएंगे। हर क्षण, हर पल, हर रोज आपको सीखते जाना है। एक दिन का मामला नहीं है। इट इज नॉट 400 मीटर रेस की सीटी बजी, दौड़ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। नहीं, इट इज मैराथन रेस। Thousands and thousands are running. Doesn't matter where you are. You are in backside, or you are on mid side or front side. No, doesn't matter. कि आप आगे हैं तभी जीतेंगे, नहीं, आप सबसे पीछे हैं दौड़ने में। लेकिन अगर आप में धैर्य है, अगर आप में अनुशासन है, अगर आप में स्टेमिना है, अगर आपका समय, टाइम प्रबंधन है, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, तो आप ही जीतेंगे उन हजारों हजार में। याद रखिए, नाटक क्या है, सिनेमा क्या है? एक आध्यात्मिक यात्रा है। अभिनेता कौन है? एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। अभिनय क्या है? एक आध्यात्मिक साधना है। Acting is a spiritual practice. Actor is a spiritual personality. And theater is a spiritual journey. Connect with it. Connect. Just try to achieve. Don't try to achieve in one day or 1 month or 1 year. It is process of years. Then you will work as an actor years and years. Till 80 years, or till you alive. Okay? चलिए। बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। तो सर, आज मुझे लगता है कि सर जितने भी लोग यहाँ पे हैं बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ सीख रहे होंगे आपसे सर, सच में। तो सर, आज जो स्कूल में सर ऐसे बच्चे हैं जो इसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी इसी क्षेत्र में उन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सर उन पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए क्या सुझाव है सर आपकी तरफ से? उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए क्या मार्गदर्शन है आपका बच्चों के लिए सर? देखिए, पेरेंट्स अपने आप को बच्चों का भाग्य विधाता समझने लगता है। वहां पेरेंट्स पहली गलती करता है। आप भाग्य विधाता नहीं है, वो अपना भाग्य लेके आया है। उसके अपने कई जन्मों के कर्म हैं जो साथ हैं उसके, उसका फल उसे मिलेगा। इसलिए भाग्य विधाता बनने की कोशिश मत कीजिए, मेरा बच्चा यही बनेगा, यही बनना है तुमको, थोपिए मत, उसको करने दीजिए, करेगा। उसके अंदर there are ample of talent inside, within, and there are ample of opportunities moving around in this universe. Those who are talented, they know how to tap. They will tap the opportunity, catch the opportunity, use the opportunity, and get the success. Don't run behind success. Success will run behind you. बहुत सुंदर सर, वेरी नाइस। You are not the creature of circumstances. You are creator of circumstances. इसलिए तैयारी कीजिए। पेरेंट्स को कहूंगा अपने बच्चों को तैयार करिए, आइए
गाइड करते रहिए। आप थोड़े सीनियर हैं, उससे पहले आ गए हैं इस संसार में, वो थोड़ा आपसे बाद में आया है, आपसे ज्यादा समझदार है वो। आप सिर्फ गाइड हैं, गाइड कीजिए। हाँ, बताइए कि ये अच्छा है, ये खराब है। बेटा इतना देर ज्यादा मोबाइल पे मत था, थोड़ा पढ़, थोड़ा गाना गा, थोड़ा खेलने जा, जा ग्राउंड में दौड़ के आ, खेल के आ, जा थोड़ा दोस्तों से बात करके आ। मना भी मत कीजिए, जहर हो जाएगा अगर दोस्तों से बात करने में मना कीजिएगा। वो बच्चे मानेंगे नहीं, समय बदल चुका है। अब वो समय भी नहीं रहा मेरे जमाने का, 80 के दशक का जी है। हम जी 2020 क्रॉस कर चुके, 21 में चल रहे हैं। दुनिया बदल चुकी है, हमारा भारत बदल गया, हमारा समाज बदल गया है। अब तो हम पश्चिम की तरफ देखते हैं, रहते पूरब में हैं। तो इसलिए सिर्फ गाइड बनिए अपने बच्चों को, पूछिए क्या बनना चाहते हो, किसमें इंटरेस्ट है, उसमें टैलेंट है, उसके टैलेंट पे विश्वास रखिए, वो करेगा। बता दीजिए कि सामान लेके आओ, वहां मिलेगा। ज्यादा मत गाइड कीजिएगा, वहां से निकलोगे, वहां से लेफ्ट टर्न करना, फिर राइट करना, वहां रुक जाना, देखो 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 सिग्नल खुलने देना, क्रॉस मत करना। ज्यादा मत लर्न करवाइए उसको, अपनी भी बुद्धि है, उसको उसका प्रयोग करने दीजिए उसको। जब तक बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा, वो कैसे प्रतिभाशाली होगा, कैसे अपने प्रतिभा का प्रयोग करेगा वो। तो सिर्फ बहुत गाइड करना है, जी बच्चे को बहुत धैर्य रखना सिखाना है, धैर्य। जी बच्चे को बताइए कि धैर्य बहुत बड़ा हथियार है सफलता का। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सफलता की कुंजी धैर्य की शक्ति में निहित है। सफलता की कुंजी धैर्य की शक्ति में। धैर्य, धैर्य रखिए, अनुशासित रहिए। माता पिता ये सब बताते रहे बच्चों को, नजर रखे, दृष्टि रखे कि लड़का भटक तो नहीं रहा। बहुत ज्यादा चस्का भी मत दे, बहुत ज्यादा बहकने भी ना दे, बहुत ज्यादा फैसिलिटी भी ना दे दे, हैं कि पता चला अलग अलग कांड करने में अलग अलग पकड़ा भी जा रहा है। ऐसा भी ना हो, खानदान की इज्जत मिटा दिया, ऐसा भी ना हो। फ्रीडम दीजिए जितनी जरूरत है, जहां लगाम कसना वहां कसिए भी, लेकिन याद रखिए आप सिर्फ गाइड हैं, आप भाग्य विधाता नहीं। जी। बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर सर। जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम है एक मुलाकात उम्मीद के साथ, तो सर उम्मीद से भरी कोई कविता हम सबको सुनाइए सर, जो भी आपने लिखी हो, प्लीज सर, क्योंकि सर उसके बिना हमारा ये सेशन अधूरा रह जाएगा। कोई भी सर। देखिए, चूंकि एक्टर की बात हो रही है, नाटक की बात हो रही है, थिएटर की बात हो रही है, जी और जैसा कि आपने बताया कि नाट्यकर्मी और एस्पायरिंग एक्टर्स जुड़े हुए हैं काफी, या बिल्कुल। जो बनना चाहते हैं वो जुड़े हुए हैं। जी तो मैं मेरी जो ये पुस्तक है अखिलामृतम, जी इसमें एक कविता है नाटक, और एक तरह से ये आधार है मेरी पुस्तक का, जो आने वाले 4-5 महीनों में आ जाएगी, जो एक्टर्स के लिए है, एक्टिंग के लिए है, उनका व्यक्तित्व कैसा हो, अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व पुस्तक, वो सबको उसका लाभ उठा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो पढ़ने से एक्टर ही कोई बन जाएगा, मैं ये नहीं कहता, दावा करता, लेकिन हाँ एक मार्गदर्शन मिलेगा, एक मार्गदर्शन मिलेगा। अगर एक गरीब का बच्चा 10 लाख रुपए देके किसी एक्टिंग स्कूल में नहीं जा सकता, आजकल 10-10 लाख रुपए फी हो गया है, 15-15 लाख, छोटे छोटे स्कूल का 3 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए है। कोई गरीब का बच्चा कहां से जाएगा? उस जमाने में होता तो मेरे पिताजी तो कभी नहीं भेजते, कहां से जी लाएगा बच्चा? आज भी आईएएस की तैयारी करवाने के लिए
माँ बाप को अपने खेत गिरवी रखना पड़ता है कि बच्चा पढ़े, कलेक्टर बने। ये जज्बा है। आज भी कई ऐसे परिवार, तब भी होता था हमारे समय में। फिर अगर एक्टर बनना है और इतने पैसे लगते हैं, तब तो कोई कहेगा नहीं एक्टर बनना ही नहीं है, शांत रहो। तो ये किताब एक मार्गदर्शन देगा, जी। पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, कैसे थिएटर से जुड़ना चाहिए। तो शीर्षक है नाटक। कला का उत्कृष्ट रूप नाटक। कला का उत्कृष्ट रूप नाटक। काव्यों का उत्कृष्टतर काव्य नाटक। उत्कृष्ट काव्य का उत्कृष्टतम रूप नाटक। शब्दों को दृश्य बनाता नाटक। अब देखिए, ये एक पंक्ति, ये एक पंक्ति पूरे अभिनेता को डिफाइन करता है, एक्टिंग को डिफाइन करता है। एक पंक्ति, शब्दों को दृश्य बनाता नाटक। राइटर ने शब्द लिख दिए, संवाद लिख दिए, उस संवाद को दृश्य में कन्वर्ट कौन करता है? अभिनेता। तो शब्द से लेके दृश्य तक की जो यात्रा है, ये अभिनेता तय करता है। याद रखिए, यही यात्रा है। मेरी इस पुस्तक में वो यही वर्णन है, इसी का विस्तार है। शब्दों को दृश्य बनाता नाटक, विचारों की व्यापकता नाटक, विषयगत समग्रता नाटक, काव्य, गीत, संगीत, नृत्य, अभिनय, शिल्प, ललित कलाओं का कोश नाटक, साहित्य का संसार नाटक, शब्दों का प्रसार नाटक, रंगों का बौछार नाटक, भावों का भंडार नाटक, रसों का संचार नाटक, नेपथ्य का प्रभार नाटक, रंगकर्म का उद्गार नाटक, व्यक्तित्व का निखार नाटक, तालियों का पुरस्कार नाटक, समाज का सरोकार नाटक, परंपराओं का विस्तार नाटक, संस्कृति का प्रतिबिंब नाटक, संस्कृति का प्रतिबिंब नाटक, समाज का दर्पण नाटक, रंगकर्मी का तर्पण नाटक, अभिनेताओं का समर्पण नाटक, जीवन का स्वाद नाटक, संगीत की सुगंध नाटक, आहार्य का सौंदर्य नाटक। 4 प्रकार का अभिनय है, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। वही आहार्य के बारे में, वेशभूषा। आहार्य का सौंदर्य नाटक, सौंदर्य की फुहार नाटक, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होश, जिह्वा का उच्चार नाटक। उच्चारण यहीं से होते हैं। सुर, राग, लय, ताल, गति का परिवार नाटक। एक्टर को सब मेंटेन करना है, सुर भी, राग भी, ताल भी, लय भी। किस लय में चलना है, किस लय में बोलना है, गति भी, पेस, किस पेस में अपने परफॉर्मेंस को रखना है, पेस कितना मेंटेन करना है। बहुत पेस अप फास्ट ना हो जाए, बहुत पेस स्लो ना हो जाए। सुर, राग, लय, ताल, गति का परिवार नाटक, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ से व्याप्त नाटक। नाटक में चारों हैं। नाट्य शास्त्र में ये वर्णन है कि धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है। ये चारों पुरुषार्थ से व्याप्त नाटक। भरत मुनि का उपहार नाटक, इंद्र की परिकल्पना नाटक। इंद्र ने पहली परिकल्पना की थी कि कलयुग आ रहा है, क्या करेंगे लोग, जनसंख्या बढ़ जाएगी, दिन भर काम करेंगे, शाम को कुछ करने के लिए नहीं होगा तो मारपीट करेंगे।
मारकाट चलेगा, लड़ाई चलेगा, द्वंद होगा, सुर अलग और असुर अलग में उन दिनों चल रहा था, खूब खूब चल रहा था। और अभी अभी समुद्र मंथन हुआ था। तो इंद्र की परिकल्पना नाटक, ऋग्वेद का संवाद नाटक। वाह, जब बहुत इंद्र ने परिकल्पना की और ब्रह्मा जी ने जब रचा, क्या कहता है? ऋग्वेद का संवाद नाटक, यजुर्वेद का अभिनय नाटक, सामवेद का संगीत नाटक, अथर्ववेद का रस नाटक, ब्रह्मा जी रचित पंचम वेद नाटक। इस नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहते हैं, पांचवा वेद। 4 वेद के बाद ये 5वां वेद है, ब्रह्मा जी ने रचा है, जिसको नाट्य शास्त्र के रूप में जानते हैं। तो क्या कहता है? ऋग्वेद से संवाद लिया गया, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है। जितना गीत संगीत सुनते हैं आप, वो सामवेद से लिया गया। और जो रस का संचार होता है अथर्ववेद का है। और ये चारों मिलाकर ब्रह्मा जी ने जो रचना की, वो पंचम वेद कहलाता है, ये नाट्यशास्त्र। ये बाहर के विद्वानों ने भी कहा है कि अपन भारत में तो कहा ही गया है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये भी टेंडेंसी है ना कि बाहर वाले कहें तो ज्यादा जल्दी मान जाएंगे। इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि बाहर वालों ने भी कहा है, इसलिए मान जाओ भाई। जी सर, तो ये है। बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही गहरा मैसेज इसके थ्रू आपने दिया सर हम सबको। और सर मैं तो आज ये मानती हूँ कि सर आज ईश्वर की असीम कृपा हम सब पे है कि आज अखिलेश सर हमारे सेशन में आए हैं। अखिलेंद्र सर हमारे सेशन में आए हैं सर। तो सच में सर बहुत भाग्यशाली हैं हम सब लोग यहाँ पे सर, कि आज आपसे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है सर, हमें बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं हम। तो सर एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे दर्शकों के लिए, जितने भी लोग यहाँ हैं सर, उनके लिए सर कुछ सुझाव, कुछ भी आपका मार्गदर्शन, आपके द्वारा कोई सीख जो हम अपने जीवन में उतारें और हम सबको सफलता मिले या हम खुश रहें, वो क्या हो सकता है सर? फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। डिजर्व नहीं करते और डिजायर कर लेते हैं। तैयारी कुछ नहीं है, बहुत कुछ चाहिए। तब क्या होता है? जब उम्मीद बच जाती है, नहीं कर पाते, एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, तो क्या होता है? उदास हो जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, चिंता होने लगती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन शुरू हो जाता है। क्यों? ये सोचना होगा, क्योंकि हम डिजर्व नहीं करते, डिजायर करने लगते। नहीं, पहले तैयारी कीजिए अपने आप को, अपने बच्चों को तैयारी करवाइए। पहले तैयारी करें, पहले डिजर्व करें, फिर ड्रीम करें, फिर सोचे, फिर चाहें, फिर जिज्ञासा पैदा हो। फिर क्यों नहीं मिलेगा? अरे याद रखिए भाई, ऊपर वाला जिस प्रतिभा को, टैलेंट को देके यहां भेजा है ना इस संसार में, जब तक उसका इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं कर ले, वापस बुलाएगा नहीं, याद रखिए। इसलिए घबराइए मत, आपके टैलेंट का पूरा इस्तेमाल होगा। उस टैलेंट को निखारिए, उसको सजोइए, उसका मिसयूज भी मत कीजिए। दिन पर दिन निखारिए, अपने आप को समृद्ध बनाइए, प्रतिभावान बनाइए। आपकी प्रतिभा से आपका समाज, आपका राष्ट्र, ये पूरा संसार, पूरी सृष्टि जगमग होने लगे, आप ही की बात हो, ऐसा तैयारी होना चाहिए। तो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। सफलता के पीछे नहीं भागना है,
ये सफलता के पीछे भाग रहे हैं, और उसके बाद नतीजा क्या हो रहा है? डिप्रेशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंजाइटी, डायबिटीज, और आजकल तो नया चला हुआ है यार, आत्महत्याएं। भगवान करे भाई ये कब भला जाए। बच्चे आजकल आत्महत्याएं करने लगे हैं, कारण इसका जानना पड़ेगा। तो सफलता के पीछे मत भागे, आप किसी से कम नहीं है। दूसरों को देखकर कंपेयर मत कीजिए। अरे एक पेड़ के दो पत्ते एक जैसे नहीं हो सकते, तो दो मनुष्य एक जैसा कैसे हो सकता है? मत करो कंपेयर दूसरों को देख के, मत करो कंपेयर अपने बच्चों का दूसरों को बच्चों से। मत डालो अपने बच्चों के दिमाग में वो बीज कि देख उसका बच्चा कितना तेज है, फर्स्ट क्लास लाता है, तू है। मत डालिए, यही बीज आगे चलकर अच्छा नतीजा नहीं दे रहा युवाओं को। बच्चों के सर पे डंडा मारा जा रहा है, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। कौन चीज का कंपटीशन भाई? हर बच्चा अपना अपना लेके आया, अपनी अपनी प्रतिभा को, अपने अपने भाग्य को, अपने अपने कर्म को, इस समाज को, इस सृष्टि का सेवन करने के लिए वो करेगा। मत भगाइए सफलता के पीछे अपने बच्चों को, जीवन जीने की कला सिखाइए। केवल कमाने की कला सिखा रहे हैं, केवल कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं कि ये पढ़ोगे 50,000 रुपया का महीना शुरू हो जाएगा, ये पढ़ोगे 1,00,000 रुपया का महीना शुरू हो जाएगा, ये पढ़ोगे 4,00,000 का महीना शुरू हो जाएगा। लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सिखा रहे हैं। जीवन जीने की कला माता पिता को सिखाना पड़ेगा। पहले जमाने में दादा दादी, फुआ फूफा, मामा मामी, मौसा मौसी सिखाते थे, दादी काकी सभी होते थे, चाची है। बच्चा उनसे कहानियां सुनता था, जीवन के नए नए आयाम सीखता था। पंचतंत्र की कहानियां, भागवत की कहानियां, रामायण की कहानियां, महाभारत की कहानियां, पुराणों की कहानियां, वो सब नदारत हो गया क्योंकि ज्वाइंट फैमिली रहा ही नहीं। न दादा है, न दादी है, न काका है, न काकी है, न चाचा है, न चाची है, न मामा है, न मामी है, न मौसा है, कोई है ही नहीं। इतनी महंगाई है, इतना खर्च है कि पति अलग काम करने जा रहा है, पत्नी अलग, और बच्चा मेड के सहारे या वो चिल्ड्रन केयर होम में, और ऑफिस से आते हुए पिकअप करना। ये भी एक नया फैशन चला हुआ है। बच्चों को जीवन जीने की कला सिखानी है, याद रखिए। बच्चों को बचाना है, समाज को बनाना है। बच्चे ही हमारे भविष्य हैं, बहुत सुंदर। सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरी दुनिया के। बच्चों को बताइए कि मस्तिष्क क्या है, कैसे काम करता है, आंखें क्या है, कैसे देखती है आंखें, कान क्या है, कैसे कान सुनते हैं, कैसे हम बोलते हैं, नाद क्या है, नाभि क्या है, हृदय क्या है, कंठ क्या है, नासिका क्या है, माथा क्या है, ये बताइए। उसको पता ही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में भी इसको पूरा का पूरा बायोलॉजी में डाल दिया है। शरीर विज्ञान जो है बायोलॉजी में है भाई, है, और जीव विज्ञान जो है जूलॉजी में है। अब मैथमेटिक्स वाला मैथमेटिक्स पढ़ता है, उसको मालूम ही नहीं बायोलॉजी क्या, हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है। ये भी गड़बड़ है। यानी ये बहुत बृहद, ये बहुत बृहद विषय है, उस तरफ नहीं जानते। हाँ, ऐसा होना चाहिए, कैसी तैयारी कीजिए कि आप सफलता के पीछे ना भागे, सफलता आपके पीछे भागे। आप आगे आगे जाएं, सफलता कहे अरे कहाँ जा रहे हो भाई, अरे निरुपमा जी कहाँ जा रही हैं, मैं यहाँ हूं। अरे मैं सफलता, तुम सफलता के पीछे कहाँ? जी सर। रुको तो सही, दुनिया मेरे पीछे घूम रही है, तुम्हारे पीछे मैं घूम रहा हूं। सफलता कहे और आप बोलिए कि मैं अपने में मस्त, तृप्त हूं, संतृप्त हूं, मैं अपने आप में लिप्त हूं, मैं जीवन जी रहा हूं, जीवन के साथ चल रहा हूं, इस सृष्टि के साथ चल रहा हूं।
ये सारी चीजें हैं, बहुत जी कुछ है। जी सर, कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हम सबके लिए निकाला सर, और इतना सुंदर अनुभव हम सबके साथ साझा किया सर। हम सब बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं सर अपने आप को। मैं तो बहुत ज्यादा फील कर रही हूँ सर कि गॉड की ब्लेसिंग बहुत ज्यादा है सर, कि आप आए हमारे इस मंच पे। और आपने सबसे बड़ी बात सर, जो आपकी सबसे खूबसूरत बात है, वो ये कि सर आपने तुरंत इस हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकारा कि बिल्कुल आप इस मंच पे आके कितने लोगों को अपनी लाइफ के बारे में बताकर उम्मीद से भर देंगे सर। सो बहुत नहीं, बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा एक मिशन चल रहा है इस समय। जी जब कोरोना नहीं था तब भी मैं देश के हर जगह जाता था, जी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, संस्थाओं में। जी क्योंकि अब समय आ गया है कि जो मेरा अनुभव है, मेरी अनुभूति है, मेरा प्रयोग है, वो सब अब नई पीढ़ी को बांटा जाए। कहीं बहुत ज्यादा देर ना हो जाए, पता चला मेरे साथ ही चला गया। सर। तो इसलिए इसलिए मैंने देना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन में भी जितने वेबिनार किए मैंने, जी उस साल सब में हमने यही काम किया। हमने जो ये पुस्तक लिखी है अखिलामृतम, जी ये नई पीढ़ी के लिए लिखा है। लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट चिल्लाते हैं और कोर्स भी करते हैं, करवाते हैं। एक किताब पढ़ लो भाई, पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी। ये बुक पढ़िए, बहुत सस्ता किताब है, सस्ता जानबूझ के रखा गया है, और अमेजोन पे उपलब्ध है। और आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, और मेरा ख्याल है पढ़ेंगे तो कुछ मिलेगा आपको। ये नहीं कि मेरी किताबें पढ़िए, नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ मिलेगा, याद रखिए। इसके बाद फिर दूसरी आ रही है, वो भी पढ़िएगा। तो चलिए उसके विषय में निरुपमा जी से आगे बात करेंगे। बिल्कुल जी, सर। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग यहाँ आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हम सबके लिए निकाला। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू बहुत अखिलेश बहुत सर, बहुत आप यहाँ आए और सबको आपने अपना समय दिया सर। बहुत सबको बहुत थैंक प्रणाम यू। करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। कोरोना गया नहीं है, कोरोना अभी भी है। अभी भी मास्क लगाना है। जिन्होंने दोनों टीका नहीं लिया है, जल्द से जल्द ले ले, जब भी उनका डेट आता है, ड्यू डेट। और मास्क लगा के रखें, बगैर मास्क का नहीं। और बच्चों को सिखाते रहें, दूरियां बना के रखें, साफ सफाई रखें, नहाते रहें, धुलाते रहें, करते रहें, ध्यान करें, योग करें। श्वास की प्रक्रिया, फेफड़ों की प्रक्रिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है पता चल गया सबको कोरोना में। बड़ा पेड़ काटते थे, पहाड़ तोड़ते थे, जंगल काट रहे थे, अब सबको पता चल गया। नदियों को दूषित कर रहे थे, ऑक्सीजन क्या है, कितनी कीमती है। तो पर्यावरण को भी बचाना है ताकि शुद्ध ऑक्सीजन मिले, कोरोना से हम लोग विजय हो, ऐसे महामारी फिर दोबारा ना आए, भगवान से प्रार्थना करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात सुनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। निरुपमा जी बहुत धन्यवाद। आई कैन सर, डू इट। ये जो थिएटर ग्रुप है, इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू सर। जल्दी हम दोबारा मिले सर, ये ईश्वर से हमारी प्रार्थना है, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिले फिर से। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। और एक चीज और जाने से पहले, जो भी अभी हमारे सेशन हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग हम आप सबको प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आईजीटीवी पे आपको मिलेगी और यूट्यूब चैनल पे भी। तो जरूर सुनिएगा, अपने दोस्तों को सुनाइएगा, ताकि जितना भी सर ने आज हमें बताया, सुनाया, उससे और भी लोग लाभान्वित हो सके। सो थैंक यू सो वेरी मच। दोबारा मिलते हैं। थैंक यू अखिलेश सर। नमस्कार सर।